Hello dear children, today we'll discuss the poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo has been written by Leslie Norris और जो लेस्ली नॉरिस हैं वो एक ब्रिटिश पोइट थे और उन्होंने बहुत सारी पोम एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। उनको काफ़ी प्राइजेस भी मिले हैं बट नाउ ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे इन 2006। दिस पोम अ टाइगर इन द जू आपकी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड पोम है। तो वेलकम टू माय चैनल। एंड बिफोर वी स्टार्ट वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। और पोएटिक डिवाइसेस का मैं यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी और जैसे जैसे हम पोम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको वहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो पर्सोनिफिकेशन, इस पोम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है बिकॉज जो टाइगर है उसके लिए ही वर्ड का और हिज वर्ड का यूज हुआ है। एजोनेंस, एजोनेंस होता है जब कोई वावल साउंड A-E-I-O-U वावल साउंड का प्रोमिनेंट यूज होता है एक ही लाइन में तो हम उसको बोलते हैं एजोनेंस। और इसकी जो ओपनिंग लाइन है पोम की उसके अंदर इस लिटरेरी डिवाइस एजोनेंस का यूज हुआ है। उसके बाद है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है दो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को हम साथ में रखकर एक नया वर्ड और नया मीनिंग क्रिएट कर देते हैं, वो होता है ऑक्सीमोरॉन, जो कि फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट वर्ड यूज हुआ है क्वाइट रेज। उसके बाद है एलिट्रेशन, ये भी बिल्कुल ओपनिंग लाइन के अंदर ही है, शे साउंड का यूज हुआ है। तो किसी भी साउंड का प्रोमिनेंट यूज अगर एक ही लाइन में होता है, रेपिटेड यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एंड इनरैममेंट का मतलब होता है कि पोइट एक ही सेंटेंस को तीन चार सेंटेंसेस में, तीन चार लाइन्स में स्प्लिट करके लिख देता है और लास्ट में पंक्चुएशन लगाता है, फुल स्टॉप लगाता है, तो हम उसको बोलते हैं इनरैममेंट। इनरैममेंट में एक सेंटेंस को तीन चार लाइन में स्प्लिट करके लिखता है। और अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। विविड का मतलब होता है ब्राइट, जो टाइगर है उसकी जो स्ट्राइप्स हैं वो विविड हैं, ब्राइट कलर की हैं। रेज का मतलब होता है फ्यूरी, तो ये जो टाइगर है इसको केज में बंद किया हुआ है इसलिए ऑब्वियसली ये रेज में है, फ्यूरियस है। स्नालिंग का मतलब होता है गुर्राने की आवाज जो होती है, ग्राउल करना। स्टॉकिंग का मतलब होता है फॉलो करना, परस्यू करना। बट ये टाइगर को इन्होंने यहाँ पे केज में बंद किया हुआ है तो ये केज में जो चारों तरफ घूमता रहता है उसको स्टॉकिंग बोला है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है अपनी कार्स में, अपनी जिप्सीज में, अपनी वैन्स में। दैट पेट्रोलिंग ओनली हैज बीन यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट हियर ऑल्सो इन द पोम। अब हम शुरू करते हैं अपनी पोम। जो फर्स्ट स्टैंजा है इस पोम का, ही स्टॉक्स in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage। पहले तो हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लें। फर्स्ट लाइन की A-B-C एंड ये जो फर्स्ट लाइन की राइमिंग स्कीम है ये फॉलो हुई है लास्ट वाली लाइन में। सो A-B-C-B। ओके, अब हम करते हैं इसका मीनिंग। इस वाले स्टेंजा में पोइट हमें टाइगर की अपीयरेंस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस वो कैसा दिखता है, उसका एनवायरनमेंट वो कहाँ रहता है और उसका मूड, इसके बारे में हमें बता रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, कि वो अपने विविड स्ट्राइप, जो ब्राइट स्ट्राइप्स हैं उनके साथ उस केज के अंदर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है केज के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, ये पैड्स ऑफ वेलवेट क्या होता है? ये पैड्स ऑफ वेलवेट होता है ये जो टाइगर के पॉज के ऊपर ये पैडेड कुशन जो होता है इसको बोलते हैं, इसको पैड्स ऑफ वेलवेट बोला है पोइट ने। तो अपने ये जो पैडेड फीट हैं इन पर और ब्राइट जो स्ट्राइप्स हैं इनके साथ टाइगर उस केज के अंदर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, ये क्वाइट रेज में, क्योंकि वो क्वाइट है बिकॉज ही इज हेल्पलेस but still furious. He is furious because he has been locked behind the bars and he is helpless also. तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्वाइट रहने के अलावा, तो इसलिए वो क्वाइट रेज में है। अब ये जो वर्ड है क्वाइट रेज, ये है यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन। क्वाइट का मतलब होता है साइलेंस और रेज का मतलब होता है फ्यूरियस होना। ऑपोजिट मीनिंग है बट साथ में रख के अलग मीनिंग क्रिएट किया गया है कि उसकी वो रेज फ्यूरियस है बट ही इज क्वाइट बिकॉज ही इज
हेल्पलेस इन द केज। और ये क्वाइट रेज बताता है हमें टाइगर के मूड के बारे में कि टाइगर का मूड कैसा है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो कहाँ रहता है, केज में रहता है। वो जंगल के अंदर या फॉरेस्ट में फ्री नहीं घूम रहा है, वो केज वाले टाइगर के बारे में पोइट ने ये पोम लिखी है। और उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसके ब्राइट स्ट्राइप्स हैं और उसके पैडेड फीट हैं। वो उन पैडेड फीट से और अपने ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ उस छोटी सी केज के अंदर अपनी क्वाइट रेज में चारों तरफ चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। अब है इसके पोएटिक डिवाइसेस। ही वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे टाइगर के लिए, और ही का मतलब है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। और यहाँ पर एजोनेंस देख लेते हैं। आई वर्ड जो है, आई वॉवल, उसका बार बार इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इसके अंदर आई का लेटर का बार बार यूज हुआ है वॉवल साउंड का, तो यहाँ पे एजोनेंस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एलिट्रेशन, स्टॉक्स, स्टर, दिस स्टर, इस साउंड का 2 टाइम्स यूज हुआ है, देयर इज एलिट्रेशन ऑल्सो। तो पर्सोनिफिकेशन हो गई, ही वर्ड का, हिज वर्ड का यूज हुआ है। देन एजोनेंस हो गई, बिकॉज आई जो वॉवल है उसका यूज हुआ है, प्रोमिनेंट यूज हुआ है। देन उसके बाद एलिट्रेशन हो गई, बिकॉज स्टॉक्स एंड स्ट्राइक्स 2 टाइम साउंड रिपीट हुई है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वाइट रेज, ये ऑक्सीमोरॉन का भी यूज हुआ है। डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स को एक साथ रख के एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट किया गया है। सो नाउ एंड राइमिंग स्कीम भी हमने डिस्कस कर ली है, इसकी A, B, C, B है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर पोइट ने ये बताया है कि टाइगर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उसको जू के अंदर पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, बट टाइगर को जू में बंद होने की बजाय जंगल में फ्री घूमना चाहिए, ऐसा पोइट का मानना है। तो इन प्लेस ऑफ what he is doing, now the poet is telling what he should be doing, कि टाइगर को भी क्या करते हुए होना चाहिए था। अब उसको केज में बंद नहीं होने की जगह पे उसको जंगल में फ्री घूमना चाहिए था और उसको शिकार करना चाहिए था और लोगों को डराने का काम करना चाहिए था। तो यही दोनों बातें सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं। that he should be lurking in shadow, जो वाटर रिसोर्स होता है जंगल के अंदर, वहाँ पे ही सारे जंगल के जो जानवर हैं वो पानी पीने आते हैं। उसके पास जो लॉन्ग ग्रास है उसमें टाइगर को छुप के बैठ जाना चाहिए एंड स्लाइड थ्रू, और चुपचाप उसमें स्लाइडिंग करते हुए अपने प्रे की वेट करनी चाहिए। और जब वहाँ पे एक प्लम्प डियर आएगा, प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताजा, भरा पूरा डियर। जब एक हिरन आएगा मोटा ताजा तो उसको शिकार बना लेना चाहिए और अपना वहां पर चुपचाप बैठ के पहले उसका वेट करना चाहिए। सो रादर देन बीइंग कॉट इन द केज, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो ऑफ द लॉन्ग ग्रास, एंड व्हेन सम डियर पासेस, या फिर कोई हिरन जब आता है उस वाटर होल के पास तो उसको पाउंस करके उस डियर को अपना शिकार बना लेना चाहिए और हंट करना चाहिए, ये टाइगर को करना चाहिए। अब personification है because he word has been used here for the tiger, and the rhyming scheme of this is again the second line rhyming has been followed in the fourth line, and the first and the third line they don't have any rhyming scheme. I mean they don't have the same rhyming scheme. So A, B, C, B is the rhyming scheme. Now the third stanza. थर्ड स्टैंजा में पोइट कह रहा है he should be snarling around houses at the jungle's edge, barring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो अब इसमें पोइट ये कह रहा है कि एक तो उसको जंगल में शिकार करना चाहिए डियर का, और दूसरा उसको गांव वालों को डराने का काम करना चाहिए। जो ये व्हाइट फैंग्स है, व्हाइट फैंग्स का मतलब होता है ये जो सामने वाले उसके लंबे दांत होते हैं, ये हैं उसके व्हाइट फैंग्स। और क्लॉज, क्लॉज हैं उसके ये पैर के जो नाखून हैं, ये पंजे हैं ये। तो इनका काम क्या है टाइगर का कि ये फैंग्स का और क्लॉज का यूज करता है वो शिकार को चीरने फाड़ने के लिए। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है बारिंग, बारिंग का मतलब है यूज नहीं करना है, एक्सेप्ट दिस। बारिंग का मतलब हो गया एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट हिज वाइट क्लॉज, हिज फैंग्स। यानी कि यहाँ पर टाइगर को वो एक टेरराइजिंग टूल के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, बट नॉट वायलेंट एंड मैन ईटर,
कि उसको अपने क्लॉज का और फैंक्स का यूज नहीं करना है, उसको सिर्फ ग्राउल करके विलेजर्स को डराना है। और किन विलेजर्स को? वो विलेजर्स जो फॉरेस्ट की बाउंड्री पे कई गांव बसे हुए होते हैं, विलेजेस बसे होते हैं, वहां पर घरों के पास जाके बस उसको गुर्राने की आवाज निकालनी है। अपने दांत का और जो क्लॉज है उनका यूज नहीं करना है, किसी आदमी का शिकार नहीं करना है, बस ये ग्राउलिंग की आवाज निकाल के वहां के लोगों को सिर्फ डराना है, टेरराइज करना है। अब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इस तरह की जो पंक्चुएशन है इसका यूज पॉइंट इसलिए करते हैं अपनी बात को थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए, उसको थोड़ा फाइनलाइज करने के लिए वो इस चीज का यूज करते हैं, उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ओनली टू टेरराइज द विलेज, कि विलेज के लोगों को सिर्फ टेरराइज करना है, उनका शिकार नहीं करना है टाइगर को। एंड अगेन द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हियर इज ही, उस फिर से ही का यूज हुआ है पूरी पोम के अंदर टाइगर का के लिए, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन तो है ही। अब इसकी राइमिंग स्कीम हम देख लेते हैं। जो सेकेंड लाइन की राइमिंग स्कीम है दैट हैज बीन फॉलोड इन द फोर्थ, एज, विलेज एंड हाउस, क्लॉज, नो राइमिंग स्कीम हियर, सेम। सो ए, बी, सी, बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब सेकंड और थर्ड स्टैंजा में पोइट ने ये बताया कि उसको केज में बंद होने की बजाय जंगल में फ्री घूम गया तो शिकार करना चाहिए या फिर लोगों को सिर्फ डराने का काम करना चाहिए। अब फोर्थ स्टैंजा में पोइट अगेन जो टाइगर की प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आ गया है। और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसकी? कि वो केज के अंदर बंद किया हुआ है, जू के अंदर। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट होता है ये मिक्सचर जो बनता है सैंड, सीमेंट और स्टोन से मिला के, जो हम अपने घरों को बनाने के, बिल्डिंग्स, दीवार, इनको बनाने में यूज करते हैं। और जू की दीवारें और पिंजरा उसी से बना हुआ है और उसमें सामने ये स्टील की या आयरन की बार्स लगी हुई हैं जिनको टाइगर नहीं तोड़ सकता है, इसलिए वो चुपचाप उनके पीछे बैठा हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि वो जंगल में फ्री नहीं घूम रहा है, फिर से उसके एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो कॉन्क्रीट से बने हुए एक पिंजरे के अंदर कैद किया हुआ है। और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, टाइगर तो बहुत ताकतवर होता है बट अपनी ताकत का यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसको बार्स के पीछे लॉक किया हुआ है। और अब उसके पास कुछ भी नहीं काम है, वो सिर्फ उस पिंजरे के अंदर स्टॉकिंग करता रहता है, उस पिंजरे में बस घूमता रहता है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द विजिटर्स। अगेन personification is here. He hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. अब इस वाले स्टेंजा के अंदर जो लास्ट है इसमें पोइट कह रहा है कि रात हो गई है, जो विजिटर्स थे वो अपने वापस चले गए हैं, जू के कर्मचारी भी अपने अपने ठिकानों पर चले गए हैं, सब जगह शांति हो गई है, अब कोई आवाज नहीं आएगी। जो पूरे दिन के अंदर लास्ट आवाज आती है रात में वो आती है पुलिस कार की, जो सायरन की आवाज है वो आती है। तो अब टाइगर वहां पर बैठा हुआ है और वो जो दिन में आने वाली लास्ट आवाज है पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस कार के सायरन की आवाज, उसको वो सुनता है और ओपन स्काई की तरफ जहाँ पे ब्रिलियंट स्टार्स जो चमक रहे हैं, मिलियंस ऑफ ब्रिलियंट स्टार्स, उनकी तरफ अपनी ब्रिलियंट आईज से देखता रहता है। तो यहाँ पे पोइट ने एक थोड़े पॉजिटिव एंड के नोट के साथ एंड किया है पोम को कि ही इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स। दिस इज अ लिटिल पॉजिटिविटी हियर फॉर द टाइगर कि वो पूरे दिन के बाद जो लास्ट वॉइस आती है पेट्रोलिंग कार्स की, उनको सुनने के बाद अब उसको नींद नहीं आ रही है, बिकॉज उसको ये जो केज के अंदर लाइफ है ये उसको पसंद नहीं आ रही है और वो फ्यूरियस है और बस वो बैठ के अब ब्राइट स्टार्स की तरफ चुपचाप देखने लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी पोम खत्म हो जाती है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी सेम है, ए, बी, सी, बी। इस स्टैंजा की लाइन राइमिंग स्कीम भी हमारी सेम है। ओनली एंड ओनली देयर इज दैट द फोर्थ स्टैंजा बिफोर दिस द स्टैंजा which we had done, in this stanza there is no different rhyming scheme, A, B, C,
and D, because none of the lines is having same rhyming scheme. So there is A, B, C and D, and apart from this fourth stanza, all the four stanzas have the same rhyming scheme. First, second, third and fifth, they have the same rhyming scheme. It's only in the fourth stanza that the rhyming scheme is little different. So here the summary finishes.